सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा इसके बारे में इंट्रो ना देते हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आने का प्रयास कर रहा हूँ। आर्टिकल 32 के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और आर्टिकल 32 में क्या है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखा हुआ है, अर्थात ये भी हमारे मूल अधिकारों का ही एक भाग है। ठीक है, हमने टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार पढ़े। 5 ये मूल अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति। और छठे वाला जो है आज हम पढ़ेंगे, जिसको हमने नाम दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक बात को समझना, उपचार अर्थात इलाज। जैसे हम जब बीमार हो जाते हैं हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपना उपचार कराने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई सरकार या सरकार का कोई नुमाइंदा अगर मेरे इन 5 अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है या इनके ऊपर वो प्रहार करता है, इनके ऊपर वो चोट करता है, तो उससे निजात जो दिलाता है वो उपचार कौन सा करता है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद जो 32 है वो इस चोट का इलाज करता है, इस चोट का उपचार करता है। मतलब समझ में आया? जो 5 अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अगर इन अधिकारों के ऊपर कोई चोट करता है, इन अधिकारों को हमसे कोई छीनने का प्रयास करता है, तो उससे हमें बचाएगा, उससे इस चोट का उपचार करेगा, इस चोट का इलाज करेगा कौन? अनुच्छेद 32 लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात हमारे जो संवैधानिक मूल अधिकार हमारे दिए हुए हैं, इनके ऊपर अगर कोई अड़चन आती है तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आर्टिकल 32 कैसे करता है, क्यों करता है, सारी जानकारी अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए आर्टिकल 32 में क्या होता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, मान के चलो हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं, उन 6 मूल अधिकारों को किसी ने छीनने का प्रयास किया या उन 6 मूल अधिकारों को किसी ने तोड़ने का प्रयास किया, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं, इस संविधान में ऐसी व्यवस्था दी हुई है, हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसका कोई तरीका होना चाहिए, कोई वैध कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 में ऐसा क्या बात लिखा हुआ है, ऐसी क्या चीज़ें हैं? आर्टिकल 32 में रिट जारी करने का अधिकार। रिट का मतलब क्या है? रिट का मतलब एक ऐसा कानूनी आज्ञा पत्र जो संविधान ने हमें दिया है। अर्थात अगर कोई भी हमारे मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा, अर्थात कानूनी आज्ञा पत्र जारी करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आपने इनके मूल अधिकारों को क्यों छीना। ये रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट क्या है? आप देखो, इस रिट से जहां हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जहां हमारे मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इस रिट के माध्यम से हमें वो न्याय मिल पा रहा है। इस रिट से हमारे ऊपर न्याय की बारिश हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं न्याय का झरना। इसी रिट को कहा जाता है न्याय का झरना। वैसे क्या है? एक टाइप का ये हुक्मनामा है। जैसे हुक्म देते हैं, राजा महाराजा पहले हुक्म देते थे, ये किया जाए, वो किया जाए, तो ये एक प्रकार का हुक्मनामा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करता है कि आपने ऐसा क्यों किया। कि जिस भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है, मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आर्टिकल 32 के तहत उसके खिलाफ रिट जारी करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो आर्टिकल 32 में हमें संपूर्ण अध्ययन आज रिट के बारे में करना है, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुख्यतः मैं बताऊं आपको, जो ये आर्टिकल 32 दिया हुआ है, इस आर्टिकल 32 में 4 बातें लिखी हुई। पहली बात ये लिखी हुई है, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो यह हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अर्थात हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक बात क्लियर हुई? ठीक है, जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो आर्टिकल 32 का जो सेकंड क्लॉज है, जो सेकंड पार्ट है, वो ये कहता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट। और ये रिट 5 प्रकार की होती है। रिट के 5 कौन कौन से प्रकार हैं? एक हम पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक हम पढ़ते हैं परमादेश, एक हम पढ़ते हैं उत्प्रेषण, एक हम पढ़ते हैं प्रतिषेध और एक हम पढ़ते हैं अधिकार प्रच्छा। ठीक, ये जो 5 प्रकार के हमने रिट पढ़ी हैं, ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये 5 प्रकार हैं, इनको हमें डीपली वन बाय वन हमें इनको अच्छे तरीके से इनको हमें सभी को पढ़ना है। तो आर्टिकल 32 के पहले वाले हिस्से में लिखा हुआ है कि हम अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के दूसरे वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। वो 5 प्रकार की रिट का उल्लेख यहाँ किया हुआ है। आपसे अगर पूछे कि 5 प्रकार की रिट का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 32 के सेकंड पार्ट में है। तीसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरे पार्ट में ये कहा हुआ है कि वैसे तो जो रिट जारी करने का अधिकार है मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में, वो सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन संसद अगर कानून बनाकर, संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को भी वो ये अन्य न्यायालय को भी ये अधिकार दे सकती है। संसद एक निश्चित कानून बनाएगी इसके लिए। अगली बात इसमें ये लिखा हुआ है, ये चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि जो ये आर्टिकल 32 है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि आर्टिकल जो 32 दिया हुआ है इसको आप समाप्त नहीं कर सकते बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के। तो ये आपने पढ़ा आर्टिकल 32 के बारे में, इतना बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, जो 5 प्रकार की रिट जो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय जारी करता है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से पढ़ेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमने रिट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें आपको इस शब्द से ही इसका अर्थ पता लग रहा है। बंदी अर्थात जिसको बंदी बनाया गया है, प्रत्यक्षीकरण अर्थात प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हमें दिखाओ, हमें सुपुर्द करो, हमें पेश करो। कौन बोल रहा है? जो जारी कर रहा है। जारी कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है और वो उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे बंदी गलत तरीके से बनाया है, मेरे साथ जो है सही तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, मुझे गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया है, तो वो व्यक्ति या उस व्यक्ति से संबंधित कोई और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट लगा सकता है। ठीक है, बंदा जो भी जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से जाके गुहार लगाएगा कि मिलॉर्ड, मेरा भाई है या बहन है, जो भी है, जिसको भी बंदी बनाया है उसको बंदी बनाया है और वो बंदी गलत तरीके से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? एक्चुअल में ये एक लैटिन वर्ड था, लैटिन भाषा का शब्द था। इसका जो लैटिन भाषा में जो शब्द था उसका नाम था हैबियस कॉर्पस। इसका क्या शब्द था? हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस को हम कहते हैं को पेश किया जाए। इस हैबियस कॉर्पस का जो सही मायने में जो हिंदी मीनिंग है उसका मतलब क्या है? को पेश किया जाए। किसको पेश किया जाए? बंदी को पेश किया जाए। जो बंदी बनाया हुआ है, जिसे बंधक बनाया गया है, उसको पेश किया जाए। कौन कह रहा है? न्यायालय कह रहा है। एक इसका अर्थ ये भी निकलता है, हमारा आदेश है कि आपके पास एक शरीर है, कि आपके पास एक जीता जागता जीवित एक शरीर है, एक बॉडी है, उसको आप हमारे सामने पेश करो, जो बंदी आपने बनाया है। ये मीनिंग क्लियर हुआ आपको? आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। अतः ये एक प्रकार का वो कानूनी आज्ञा पत्र है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है या गैर कानूनी तरीके से उसको बंदी बनाया है तो उसको रिहाई मिल सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। सुप्रीम कोर्ट उसकी रिहाई करवा सकता है। अगर रिहाई तब मिलेगी जब अगर उसके जो बंदी बनाने का जो माध्यम है वो गैर कानूनी तरीका है। अगर उचित कानून के दायरे में अगर उसको बंधक बनाया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। भाई, जो चीज़ गलत है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? जो गलत है वो तो गलत ही है। अब देखिए, इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो रिट है वो एक निजी व्यक्ति के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ, दोनों के खिलाफ हो सकती है। आप कहोगे कैसे? गिरफ्तार तो पुलिस करती है, गिरफ्तार पुलिस करती है, लेकिन हो सकता है किसी निजी व्यक्ति ने किसी पर्सनल मैटर के कारण किसी भी वजह से किसी को बंधक बना लिया हो, तो इसमें पुलिस के खिलाफ अर्थात सरकार के खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है और किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये रिट कब कब जारी नहीं हो सकती, अर्थात इस रिट के मामले में इस रिट को जारी होने से कौन कौन सी चीज़ें रोक सकती हैं? अगर उचित कानूनी कार्रवाई से बंदी बनाया गया है, कानून के दायरे में अगर किसी ने, मान चलो किसी ने कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो गलत काम की उसको सज़ा मिलेगी, उसको बंदी बनाया जाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट तो फिर
रिट जारी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना की है, मान के चलो विधानमंडल ने, ठीक है, या फिर न्यायालय ने कोई कानून बनाया है और वो व्यक्ति उस कानून का पालन नहीं कर रहा है या वो व्यक्ति उस कानून के खिलाफ जा रहा है, तो जब वो न्यायालय की ही अवमानना कर रहा है तो न्यायालय उसे कैसे बचाएगा? उस केस में भी रिट जारी नहीं करेगा न्यायालय। अगली बात, न्यायालय ने ही बंदी बनवाया हो, अर्थात उसको सजा ही न्यायालय ने सुनाई हो कि भाई इसको बंदी बनाओ, तो उस केस में ये रिट जारी नहीं हो सकती। ये बात क्लियर। दूसरे प्रकार की जो रिट है उसका नाम है परमादेश। देखिए, नाम से आपको झलक रहा है, परमादेश अर्थात परम प्लस आदेश। परम अर्थात जो सर्वोच्च, जो बड़ा है, वो व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को आदेश दे रहा है। परमादेश आदेश दे रहे हैं। आदेश क्यों दे रहे हैं? अगर उससे नीचे काम करने वाले व्यक्ति ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं तो ऊपर वाला नीचे वाले को आदेश दे रहा है। परम अर्थात जो ऊंचा है वो नीचे वाले को आदेश दे रहा है कि आप ये काम ढंग से करो, तरीके से। बात समझना ध्यान से। तो जो परमादेश है वो, उसमें भी एक लैटिन शब्द है, उसका मतलब होता है मैंडेमस। ये मैंडेमस, MANDAMUS, जो ये लिखा हुआ है ये मैंडेमस। अब इस मैंडेमस का भी मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं? हम आदेश देते हैं। मैंडेमस का मतलब हम आदेश देते हैं। और आदेश कैसे? देखो, अगर कोई सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर कोई सरकारी अधिकारी है, कोई सरकारी अफसर है, ठीक है, या फिर कोई सरकारी संस्था है, हमने उनको कोई काम दिया, सीधी सी बात है, सरकारी अर्थात सार्वजनिक किसके लिए है? लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ठीक है। तो हमारा काम वो नहीं कर रहे हैं, तो और हम बार बार उनसे गुहार लगा रहे हैं, जी हमारा काम कर दो, हमारा वो, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता है कि जब कुछ सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसके खिलाफ ये रिट जारी होगी, ताकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। उनको कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है, अर्थात ऊपर वाली संस्था नीचे वाली संस्था को आदेश दे रही है। ऊपर वाली संस्था का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारत का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है? निष्क्रिय को सक्रिय किया जा रहा है। ये बात ध्यान से पढ़ना थोड़ा। इसमें क्या है? निष्क्रिय को क्या किया जा रहा है? सक्रिय किया जा रहा है। इसका मीनिंग समझ में आया? निष्क्रिय मतलब वो निठल्ले पड़े हुए हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, ठीक है। हम बार बार जा रहे हैं कि जी काम कर दो हमारा काम, वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से आदेश आया, परम आदेश, वैसे ही वो लोग सक्रिय हो गए, फटाफट से काम शुरू कर दिया उन्होंने करना। तो ये निष्क्रिय को क्या कर रहा है? सक्रिय कर रहा है। दूसरी बात, ये केवल और केवल किसके खिलाफ जारी होगी? ये रिट सार्वजनिक संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी होगी, अन्यथा किसी के खिलाफ नहीं। हम निजी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहें आर्टिकल 32 के तहत, वो नहीं होगी। परमादेश वाले केस में नहीं होगी, ठीक है। मान चलो कि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में हमारा कोई काम अटका हुआ है, तो ऐसा थोड़ी ना हम प्राइवेट स्कूल छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का सहारा लेंगे। तो ये सार्वजनिक प्राधिकरण, कोई गवर्निंग अथॉरिटी है, कोई गवर्निंग बॉडी है, गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, उसी के खिलाफ केवल जारी होगी। लेकिन यहाँ ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि किस किस चीज़ के खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकती। राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं होगी, राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होगी, निजी व्यक्ति या किसी निजी संस्था के खिलाफ ये जारी नहीं होगी, और संविदा से संबंधित अगर कोई कार्य है, संविदा का मतलब समझना कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम चलते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होते हैं, उन पे ये रिट जारी नहीं होगी। आप कहोगे कि आपने राष्ट्रपति के पास कोई कार्य भेजा हुआ है, अब राष्ट्रपति तो देश का सर्वोच्च पद है। अब ये थोड़ी ना उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कि जी ये काम नहीं कर रहे, इनको अपने कर्तव्य का पालन करवाओ। राज्यपाल एक सबसे बड़ा संवैधानिक पद है किसी भी राज्य के अंदर, तो ये बड़े बड़े पद हैं। दूसरी बात, मैंने कहा सार्वजनिक संस्था के खिलाफ है, निजी के खिलाफ जारी नहीं कर सकते इसको। संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे, जब हमने ठेकेदार को ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो वो उस कार्य को करवाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन ले पाएगा। तो ये हुआ आपका परमादेश। परमादेश की जो बात की हमने, परमादेश के अंतर्गत ये आएगा, 2-3 चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई निजी व्यक्ति या संस्था, उसके खिलाफ ये रिट जो है जारी नहीं हो सकती। केवल और केवल गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होंगे उनके खिलाफ ही इस रिट को जारी किया जाएगा। ये बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद में ये निष्क्रिय को सक्रिय कर रही है, इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। निष्क्रिय को सक्रिय मतलब जो काम नहीं हो रहा है समय पे, उस काम को कराने का प्रयास किया जा रहा है, कि जो काम नहीं हो रहा है उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये निष्क्रिय को ये सक्रिय किया जा रहा है यहाँ। ये बात क्लियर हुई। तीसरे नंबर की जो रिट है उसका नाम है प्रतिषेध।
प्रतिषेध मतलब प्रतिबंध लगाना, रोक देना, स्टॉप कर देना, जो जहाँ पे है उसको वहीं की वहीं पे रोक दीजिए। इसका मीनिंग जानिए। प्रतिषेध क्या है? इंग्लिश में इसका शब्द लिखा हुआ है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। इसमें कौन किसको रोक रहा है, इस शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो बड़े वाला जो कोर्ट है वो नीचे वाले कोर्ट को रोक रहा है। क्यों? नीचे वाला कोर्ट अपनी हद के बाहर जा कर के काम कर रहा है। जब नीचे वाला कोर्ट अपनी हद के बाहर जाके काम करेगा, जो उसकी हद के बाहर है, उसके न्याय क्षेत्र के बाहर है, तो ऊपर वाला कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट वो कहेगा कि भाई रुक जा, इसको मैं देखता हूँ। बात समझ में आई? वो रोक देगा। तो नीचे वाला काम करना चाह रहा है लेकिन ऊपर वाला उसको रोक रहा है। उसको इसका मतलब जो नीचे वाला जो सक्रिय है उसको ऊपर वाला आकर के निष्क्रिय बना रहा है। देखिए, सक्रिय को निष्क्रिय कर दिया। क्या लिखा हुआ है? यह रिट उच्चतर न्यायालय, जो बड़े वाला कोर्ट है, जो ऊंचे लेवल का कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट बोल दो आप उसको, हायर कोर्ट बोल दो, के द्वारा निम्नतर नीचे वाले कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है यदि यदि निचले वाला जो न्यायालय है अगर वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करे। बात समझना ध्यान से। अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके कार्य करे, मान के चलो भाई उसकी जो हद है काम करने की, ठीक है, मानो चलो कोई लफड़ा है, कोई किसी पैसे का लफड़ा है, एक एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो नीचे वाले कोर्ट है उसको ये कह रखा है ऊपर वाले कोर्ट ने कि भाई जो छोटे छोटे जो कोर्ट बने हुए हैं इनको केवल 1 करोड़ रुपए तक की राशि के मामले देखने हैं। उसकी लिमिट कितने की है? 1 करोड़ रुपए वाली राशि की। उसने देख लिया मामला 10 करोड़ का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि भाई रुक जा, 10 करोड़ वाला मामला मैं देखूंगा, तेरा जितना काम है तो उतना काम कर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये काम कर रहा है नीचे वाला, उसको सक्रिय को निष्क्रिय किया जा रहा है। ध्यान रखना, केवल न्यायपालिका के खिलाफ। इसमें कोर्ट को ही रोकता है काम करने के लिए। कोर्ट छोटे वाले कोर्ट को, इसमें छोटे वाले कोर्ट के खिलाफ ये रिट जारी की जाती है, उसको रोकता है। एक बात और ध्यान से जानने वाली इसके अंदर ये है कि इसमें मान के चलो किसी केस की सुनवाई हो रही है, तो उस केस की सुनवाई के दौरान ही उसको रोकना पड़ेगा। अगर केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है तो इसे रोकना, फिर इसको नहीं रोक सकते, इसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते। मान चलो कोई कोर्ट केस में चल रहा है, तो उसकी सुनवाई के दौरान ही, अगर मामला विचाराधीन है तो उसके दौरान ही उसको रोका जा सकता है। बात समझ में आ गई? केवल न्यायपालिका के विरुद्ध होता है। ध्यान रखने वाली बातें हैं ये। ठीक है, किसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकती? फिर वही बात आएंगी कि विधायी निकाय हो, ठीक है, या फिर कोई निजी व्यक्ति या निजी संस्था हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है केवल न्यायपालिका के खिलाफ जारी होगी। तो न्यायपालिका के अलावा जो बची हुई चीज़ें, निजी व्यक्ति या संस्था हो, कोई अन्य कोई काम हो, उनके खिलाफ भी जारी नहीं होगी। तो ये आपका हो गया प्रतिषेध वाला। जो चौथी प्रकार की रिट लिखी हुई है उसका नाम है उत्प्रेषण। ठीक है, ध्यान से समझना, चौथे प्रकार की रीट का नाम क्या है? उत्प्रेषण। और इस उत्प्रेषण का जो लैटिन भाषा में जो इसका मीनिंग है, या लैटिन भाषा में इस उत्प्रेषण को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सर्ट्योररी। ठीक है, CERTIORARI, सर्ट्योररी। अब जो ये सर्ट्योररी जो लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। बात को ध्यान से समझना, प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे प्रमाणित और कैसे सूचना की किस प्रकार से बात हो रही है। इसमें क्या होता है, एक लाइन से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जो मैंने ये वाली लाइन लिखी है, मान के चलो कोई निम्नतर न्यायालय है, कोई लोअर कोर्ट है, कोई अधीनस्थ न्यायालय हो सकता है कोई भी, और वो निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के काम कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि जो उसका एरिया दे रखा है काम करने का, उस काम करने की हद के बाहर जाकर के काम कर रहा है, उस अपनी औकात से अपनी हद के बाहर जाके काम कर रहा है। तो जैसे ही ये इसने अपने हद के बाहर जाके काम किया और ये खबर मिली, ये सूचना मिली किसको? उच्चतर न्यायालय को, कि भाई छोटे वाला है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है। इसको खबर मिली तो ये क्या करता है, निम्नतर न्यायालय को, छोटे वाले कोर्ट को, उस कार्रवाई को रोकने के लिए बोलता है भाई इसको रोक तो यहीं कहीं, और रोक के उसको अपने पास मंगवाता है कि तू उसको वहीं के वहीं छोड़ दे और मेरे पास इसको लेके आ, मैं इसको देखता हूँ ये मामला क्या है। बात को ध्यान से समझना। उत्प्रेषण में क्या है, जो हायर कोर्ट है, जो बड़े वाला जो न्यायालय है, जो उच्चतर न्यायालय है, वो अपने से नीचे वाले न्यायालय को रोक रहा है किसी मामले में। क्यों रोक रहा है?
वो तब रोक रहा है जब छोटे वाला जो कोर्ट है वो अपनी औकात के बाहर जाकर के काम कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के काम कर रहा है। तो उसको रोक करके जो उच्चतर न्यायालय वो अपने पास मंगवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई मैटर, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट के में कोई मैटर चल रहा था नीचे वाले कोर्ट में, किसी अधीनस्थ न्यायालय में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, किसी में भी, और वो मैटर उसकी औकात के बाहर का था। इस बात की सूचना सुप्रीम कोर्ट को मिली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वहीं रुकवा दिया, छोटे वाले कोर्ट के खिलाफ आदेश किए कि भाई आप इस मामले को वहीं के वहीं रोको और इसको मेरे पास लेके आओ। तो स्वयं उस मामले को अपने पास सुनवाई के लिए मंगवाता है। ध्यान से समझना। दूसरी बात क्या था, ये रिट किसके खिलाफ जारी होती है? मैंने कहा कोर्ट के खिलाफ जारी कर रहा है। तो 1991 से पहले केवल इसको न्यायपालिका के विरुद्ध हम जारी करते थे। कोर्ट जो है नीचे वाले कोर्ट को किसी काम को रोकता था किसी को। 1991 के बाद में क्या हुआ, इस वाली रिट को कार्यपालिका अर्थात सरकार के खिलाफ भी जारी किया जाने लगा। अब इसका न्यायपालिका के विरुद्ध भी और ये कार्यपालिका के विरुद्ध भी। यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न एक बनता है कि कौन सी वो रिट है जिसको कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो वो उत्प्रेषण। क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सी रिट का प्रकार है जिसमें केवल और केवल न्यायपालिका के खिलाफ रिट जारी होती है। इससे पहले पढ़ा था हमने प्रतिषेध। ठीक है, तो ये आपकी हुई चौथे नंबर की। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमने मिलती जुलती हुई सी चीज़ें पढ़ी। आप कहोगे कि जी उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और दोनों में अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ उत्प्रेषण और एक तरफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रतिषेध। उत्प्रेषण में क्या हुआ, इसमें न्यायालय भी, न्यायपालिका भी और कार्यपालिका भी दोनों के खिलाफ जारी हो। प्रतिषेध में केवल न्यायपालिका के खिलाफ जारी होता है। उत्प्रेषण में हम मामले को सुनवाई के दौरान ही मंगवा सकते हैं, सुनवाई के दौरान प्लस सुनवाई के बाद में भी, जबकि प्रतिषेध में हम केवल मामले को सुनवाई के दौरान ही मंगवाएंगे। देखो मैंने रफली सा आइडिया दिया है आपको, मैं बता देता हूँ उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में क्या अंतर है। नंबर एक बात, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण में हम न्यायपालिका के खिलाफ भी रिट जारी कर सकते हैं उत्प्रेषण वाली, और कार्यपालिका के खिलाफ भी। प्रतिषेध को केवल न्यायपालिका के खिलाफ जारी करते हैं। प्रतिषेध में क्या होता है, सुनवाई के दौरान ही मामले को रोका जाता है। इसमें सुनवाई के दौरान भी, और अगर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है तो भी सुप्रीम कोर्ट अपने पास उस मामले को मंगवा सकता है, उस मामले को खुद सुनवाई करवा सकता है। बेशक जो निचले कोर्ट ने अब उसका फैसला सुना दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी उसको मंगवा करके अपने पास उस रिपोर्ट की जांच करके फिर दोबारा से फैसला सुना सकता है। तो ये क्या हुआ, उत्प्रेषण। तो अब सबसे अंतिम और लास्ट में जो बची हुई है अधिकार प्रच्छा अर्थात 5वें नंबर की रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अधिकार प्रच्छा, इसका जो लैटिन भाषा में जो मीनिंग है, जो शब्द है, वो है को वारंटो, QUOWARRANTO, को वारंटो। मैं स्पेल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हो सकता है विजिबिलिटी से संबंधित आपको थोड़ी दिक्कत हो। तो को वारंटो का मतलब है प्राधिकृत या वारंट द्वारा। मतलब समझना है आपको, इसमें सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी करेगा जो व्यक्ति किसी प्रशासनिक या किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी अच्छे पद पर वो आसीन है, या किसी प्रशासनिक पद पर, प्रशासनिक सेवा में वो आसीन है, लेकिन उस पद पर, जिस पद पर वो बैठा हुआ है, उसके लिए वो योग्य नहीं है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस, जो उसकी न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए, जो उसकी अर्हताएं होनी चाहिए, वो उसके पास है नहीं और वो बैठा हुआ है। और इस बात की किसी को भनक लग गई और उसकी कंप्लेंट कर दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्या करेगा, ये रिट जारी करेगा। और इसमें क्या होगा, उससे पूछा जाएगा कि क्या आपको किसने ये अधिकार दिया, उससे अधिकार प्रच्छा आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसने इस पद पर बैठने का अधिकार दिया, किसने आपको प्राधिकृत किया है इस पद के लिए, आप तो इसके योग्य हो ही नहीं। क्या लिखा हुआ है, एक बार आप शब्दों के ऊपर भी नजर डालिएगा। यदि कोई व्यक्ति
किसी ऐसे सार्वजनिक या प्रशासनिक पद पर नियुक्त है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाएगी। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो उसके खिलाफ जो है ये रिट जारी होगी। बात समझ में आई आपको? इसमें एक बात और आपको ध्यान देनी है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस ऑफिस में, नियुक्त है जो व्यक्ति, जिस पद पर वो नियुक्त है, उसके खिलाफ जारी होगी, ना कि नियुक्ति करने वाले के खिलाफ। जिसने उसको सेलेक्ट किया है उसका कुछ नहीं बिगड़ना, जो सेलेक्ट हुआ है उसका बिगड़ेगा इसमें। दूसरी बात, ये मंत्रित्व कार्यालय, किसी मिनिस्टर का कोई ऑफिस है, ठीक है, या कोई निजी कार्यालय, उसमें जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होगी। अगर मंत्रियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होने लगे तो आप समझते हो, आपने कुछ चुनिंदा ही मंत्री शायद आपने देखे होंगे जो पढ़े लिखे हों, जो एक्चुअल में काबिल हों उस जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उसके, ठीक है। बाकी तो आपको पता है सारा कुछ। तो ये बात आपको समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि किसी की इसमें जो किसी प्रशासनिक पद पर या किसी सार्वजनिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो क्या उसके योग्य है, ठीक है, किस अधिकार से वो बैठा हुआ है, इसके खिलाफ जो है ये रिट जारी होती है। 5 प्रकार की रिट हमने अभी पढ़ी। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि एक प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप ये फोटो देख लीजिए, इस फोटो में आपको ये अंतर भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपने इतनी देर से पढ़ा कि हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है ताकि हमारे मूल अधिकारों का निलंबन, ताकि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ना केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। और हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने का अधिकार है वो है आर्टिकल 226 के तहत। ये आर्टिकल 226 जो आप देख पा रहे हैं, इसके तहत हाई कोर्ट भी, किसी भी संबंधित राज्य का हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। चाहे वो हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट हो, चाहे वो शिमला हाई कोर्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद, किसी भी राज्य का हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो अब हम क्यों ना ये जान लें, एक तुलनात्मक अध्ययन हम ये कर लें कि हाई कोर्ट जब रिट जारी करता है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करता है, तो दोनों का जो अधिकार क्षेत्र है उनमें क्या अंतर हो सकता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने तुलनात्मक अध्ययन हेतु मैंने एक सारणीबद्ध तरीके से लिखा है। एक तुलनात्मक अध्ययन हेतु मैंने एक तरफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, और इस तरफ हमने लिखा है कि जो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। दोनों के रिट जारी करने में अंतर क्या है वो बात समझिए। पहली बात देखिए, रिट जारी करने हेतु बाध्य होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करने के लिए बाध्य है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 हमारा मूल अधिकार है। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों का अगर हनन होगा तो आर्टिकल 32 का ही हम सहारा लेंगे। आप याद कीजिए, तभी तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा और संविधान का हृदय कहा था। इसको जब अंबेडकर जी से पूछा गया कि आपने इतना बड़ा मसौदा तैयार किया, इतना बड़ा संविधान तैयार किया, अगर आपसे संक्षेप में कोई ये पूछे कि सबसे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा अनुच्छेद है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर मैं ये कहूं कि, कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो मैं बताता हूं, आर्टिकल 32 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो आर्टिकल 32 है वो हमारे संविधान का हृदय भी है, हमारे संविधान की आत्मा भी है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि उसको ये रिट जारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का निलंबन हो रहा है। और जब जब भी मूल अधिकारों का निलंबन होगा तो सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन लेगा आर्टिकल 32 के तहत। अगली बात देखिए, इसमें क्या है, हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। हाई कोर्ट बाध्य क्यों नहीं है? हाई कोर्ट बाध्य इसलिए नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है, और हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 226 मूल अधिकारों में नहीं आते। इसका मतलब मूल अधिकार जहां भी हनन होगा मूल अधिकारों का, वहां मजबूरी में कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वो बाध्य नहीं है, वो रिट जारी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 मूल अधिकार नहीं है, जबकि यहाँ तो 32 मूल अधिकार है, यहाँ करना पड़ेगा, मजबूरी है, यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। एक बात क्लियर हुई। अगली बात देखिए, केवल मूल अधिकारों का हनन होने पर ही रिट जारी होगी।
अगर आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, आपकी समानता का अधिकार, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार जितने भी जो हमने पढ़े हैं मूल अधिकार, कहने का तात्पर्य आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक की जो हमने मूल अधिकार पढ़े हैं और आर्टिकल 31 तक, 31 को तो हटा दिया, 30 तक मेनली, अगर ये जो मूल अधिकार है इनमें अगर कुछ परिवर्तन होता है, तो इनमें कुछ छेड़छाड़ होती है, तो ही इसमें क्या होगा, रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, अन्यथा नहीं। लेकिन इसमें मूल अधिकारों के संबंध में तो कर ही कर सकता है हाई कोर्ट। मूल अधिकार के साथ साथ कुछ अन्य अधिकार, कुछ कानूनी अधिकार, कुछ विधिक अधिकार अगर आपके उनको भी नुकसान पहुंचता है तो हाई कोर्ट उस संबंध में भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र कम है यहाँ, देखो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर रहा है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों को भी देख रहा है। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात देखिए, आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा, हम जानते हैं आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार, हमारे बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, जितने भी जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात किसी संकट की घड़ी में लगता है और संकट की घड़ी में हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। उस समय देश सर्वोच्च है, देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करना सर्वोच्च है। तो जब आपातकाल लगा तो उस समय मूल अधिकार निलंबित होते हैं। और आर्टिकल 32 क्या है, ये भी मूल अधिकार है। तो जब मूल अधिकार ही निलंबित हो गए तो आर्टिकल 32 भी निलंबित हो गया। और जब आर्टिकल 32 ही निलंबित हो गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर पाएगा? नहीं जारी कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस केस में रिट जारी नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 32 को ही निलंबित कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, फिलहाल के लिए टेम्परेरी तौर पर उसको रोक दिया, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा, फिर भी आर्टिकल 32 तो उस केस में हुआ, यहाँ आर्टिकल 226 जो है वो मूल अधिकार नहीं है, तो इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात हाई कोर्ट के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो रिट जारी कर सकता है। आपने पढ़ा कि कहीं ना कहीं रिट जारी करने का जो दायरा है वो हाई कोर्ट का ज्यादा नजर आ रहा है हमें, क्योंकि ये मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों पर भी लगा रहा है रिट। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपात के समय ये तो बंद गया है, ये रिट जारी नहीं कर सकता, क्योंकि मूल अधिकार निलंबित हो गए हैं, आर्टिकल 32 निलंबित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रही नहीं रिट जारी करने की, लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर अभी भी है, क्योंकि 226 थोड़ी निलंबित हुआ है। अगली बात देखिए, हमने पढ़ा 5 प्रकार के, जो हमने पढ़े कि जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जारी करता है वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा उत्प्रेषण, तीसरा प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और परमादेश, ये 5 पढ़े हमने। यहाँ 5 के साथ साथ एक अन्य प्रकार, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन टोटल 6 प्रकार के रिट जारी हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। अब ये इंजंक्शन क्या है, किसी मामले में तुरंत राहत अगर देनी है, ठीक है, कोई गंभीर मामला है, कोई ऐसा विषय आ गया है कि उसमें हाई कोर्ट को ये लगता है कि हमें तुरंत राहत देनी चाहिए, इस मामले में तुरंत इसकी सुनवाई होनी चाहिए, तो उसको इंजंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 32 के बारे में संपूर्ण विश्लेषण कि आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा है, और यहाँ आर्टिकल 226 इसमें कौन जारी कर रहा है, हाई कोर्ट रिट जारी कर रहा है। बात समझ में आई?